फॉर्मूला जो हमने निकाला, दिस फॉर्मूला यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू कांस्टेंट वॉल्यूम केस, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, ये तो हम लोग ने देखा। फिफ्थ फॉर्मूला डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा पी, ये किसके लिए है? फॉर कांस्टेंट प्रेशर। सिक्स्थ फॉर्मूला Cp is equal to Cv plus R and Cp upon Cv ये होता है गामा, which is adiabatic constant. Cp upon Cv is gamma and Cp is equal to Cv plus R. These are the formulas which we have done till now. अब तक हम लोग ने इतना formulas cover किया, यहां तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। Last thing is known as gamma, which is adiabatic constant. यहां तक मैंने पूरा रिविजन करके बताया। Now let us consider our next part, which is latent heat. क्या है? Latent heat. Latent heat का मतलब क्या होता है? तो specific heat तो समझ में आया, amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance by 1 degree Celsius. Molar specific heat, amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius. अब we will do our next thing, which is latent heat. क्या है अभी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। देखो यहां पे मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। इस लेटेंट हीट का सिंबल क्या है? कैपिटल एल। लेटेंट हीट का सिंबल है कैपिटल एल। And there are two kinds of latent heat. One is latent heat of fusion and another is latent heat of vaporization. तो मतलब क्या है हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। Let us say we have ice. क्या है हमारे पास? आइस। और आइस का टेम्परेचर मान लो है -20 डिग्री सेल्सियस। कितना है? -20 डिग्री सेल्सियस। आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस। मान लो कितना आइस है? 1 kg आइस। कितना आइस है हमारे पास? 1 किलो। 1 kg ऑफ आइस, -20 डिग्री सेल्सियस। अब इसको मुझे क्या देना है? हीट। इसको मुझे क्या देना है? हीट। अब अगर मैं इसको हीट दूं तो टेम्परेचर बढ़ेगा। लेट अस से टेम्परेचर क्या होगा? -20 डिग्री सेल्सियस से -19 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर -19 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ऐसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। लेट अस से कुछ तो टेम्परेचर चेंज हुआ, -20 डिग्री सेल्सियस से मैंने 0 डिग्री सेल्सियस तक लाया। हीट करते 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 हीट करते करते -20 से -19, -19 से -18, -18 से -17, -16, -10, -5, -4, -3, -1, -1 के बाद 0 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर? -20 से 0। तो देयरफॉर चेंज इन टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। -20 से 0। पहले एग्जाम में तुम्हें -20 मार्क्स आए, अगले एग्जाम में तुम्हें 0 मार्क्स आए। तो हाउ मच इज द चेंज इन मार्क्स? 20। -20 फर्स्ट एग्जाम में मार्क आया, सेकेंड एग्जाम में 0 मार्क्स आया। तो -20 से 0, हाउ मच इज द चेंज इन मार्क्स? 20। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 20। अब व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई? डेल्टा क्यू। क्या फॉर्मूला बनेगा? तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। ये तो याद ही है, डेल्टा क्यू इज MC डेल्टा टी। पर ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होगा क्या? नहीं, आइस है हमारे पास, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। स्पेसिफिक हीट ऑफ क्या? आइस। तो डेल्टा क्यू इज MC आइस इंटू डेल्टा टी। तो दिस विल बी अवर फॉर्मूला। अब जब आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, आइस का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या 0 डिग्री सेल्सियस होते ही 0 डिग्री सेल्सियस होते ही क्या पूरा आइस अचानक से पानी बन जाएगा? नहीं, इट विल बी सॉलिड आइस। इट विल बी व्हाट? सॉलिड आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। सॉलिड आइस एट हाउ मच टेम्परेचर? 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। एंड इट विल स्टिल बी आइस इटसेल्फ, पानी नहीं होगा। तो अब मैंने इसको और गर्म करना चालू किया।
तो और गर्म करते ही 1 सेकंड बाद, क्या 1 सेकंड बाद पूरा आइस पानी बन चुका रहेगा? नहीं। क्या होगा? आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस होगा। लेट अस से मैंने बड़ा डायग्राम बनाया, 1 किलो आइस है, मतलब 1000 ग्राम आइस है। थोड़ा और गर्म किया मैंने, क्या किया? गर्म किया बर्नर से। तो नाउ वी विल हैव 999 ग्राम्स ऑफ आइस एंड 1 ग्राम ऑफ वाटर। थोड़ी देर बाद क्या होगा? वो जो कंटेनर है उसमें 999 ग्राम आइस होगा और 1 डिग्री वाटर होगा। टोटल कितना था हमारे पास? 1 किलो आइस का 1000 ग्राम आइस, और इसका टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। जब हीट करेंगे 999 ग्राम आइस बनेगा, 1 ग्राम वाटर बनेगा, तब भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। 1 ग्राम पानी बन गया मतलब टेम्परेचर 1 डिग्री हो जाएगा, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर स्टिल रिमेन्स 0 डिग्री सेल्सियस। देन आई हीट इट फर्दर। नाउ 990 grams of ice and 10 grams of water. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहले जितना आइस का वजन था उतना ही पानी और आइस का मिक्सचर का वजन होगा। तो 990 plus 10 स्टिल 1000 grams which is 1 kg। तो 0 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहेगा। फिर और गर्म करेंगे तो क्या होगा? 900 ग्राम ऑफ आइस होगा और 100 ग्राम ऑफ वाटर होगा। फिर भी टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। फिर और गर्म करेगा तो 500 ग्राम आइस और 500 ग्राम वाटर, फिर भी टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर रिमेन्स 0 डिग्री सेल्सियस इटसेल्फ। फिर मैंने बहुत गर्म किया और 100 ग्राम आइस बचा, 900 ग्राम वाटर हो गया, फिर भी टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। फिर 50 ग्राम्स आइस और 950 ग्राम्स वाटर, 950 ग्राम्स वाटर मतलब ऑलमोस्ट पूरा पानी ही बन गया, फिर भी टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। फिर 10 ग्राम आइस बचेगा, 990 ग्राम वाटर बचेगा। मोस्ट ऑफ द थिंग इज वाटर इटसेल्फ, ओनली 10 ग्राम आइस है, फिर भी टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। फिर और गर्म करेगा, 1 ग्राम आइस बचा, 999 ग्राम्स वाटर, 1 ग्राम आइस बचा हुआ है, सिर्फ कितना आइस बचा है? 1 ग्राम। 999 ग्राम क्या है? वाटर। स्टिल द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने और गर्म किया, 0 ग्राम आइस, आइस रहा ही नहीं, पूरा 1000 ग्राम अब क्या बन गया? वाटर। 1000 ग्राम, फुल 1000 ग्राम क्या है? वाटर। स्टिल द टेम्परेचर इज हाउ मच? 0 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, पूरा वाटर बन गया मतलब 1 डिग्री नहीं हो जाएगा। स्टिल द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट वी कैन से इज 0 डिग्री सेल्सियस का आइस अब 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन गया है। 1 kg of 0 degree Celsius ice has converted into 1 kg of 0 degree Celsius water. So in that process there is no increase in temperature, and this heat we supply is called as latent heat. इस heat supplied को क्या बोलते हैं? Latent heat. Latent heat is the heat used to change the state of the substance from ice to water. State change हुआ कि नहीं? पहले ice था, अब water बन गया। Latent heat is the amount of heat required to change the state of the substance from ice to water without change in temperature. Temperature देखो, पहले भी 0 था, अभी भी 0 है। तो this is heat is called latent heat of fusion. Latent heat of fusion. Fusion का दूसरा नाम क्या है? Melting. This heat is called latent heat of fusion, which is latent heat of melting. Melt हो गया कि नहीं? पूरा आइस क्या बन गया? वाटर। तो दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो 1 किलो पानी के लिए कितना हीट देना पड़ा? L। तो 2 किलो पानी के लिए कितना देना पड़ेगा? 2L। 1 किलो पानी को मैंने कितना हीट दिया? L। Latent heat is amount of heat required to change the state of substance of unit mass of substance without change in temperature. Latent heat is the amount of heat required, the amount of heat given to unit mass of substance to change the state of substance from, let us say, ice to water. तो 1 किलो के लिए लेटेंट हीट L, तो 2 किलो के लिए 2L, 3 किलो के लिए 3L, M किलोस के लिए ml, तो M किलोस के लिए ml, ये फॉर्मूला हो गया। अब डेल्टा टी क्यों नहीं लिया यहां पे? क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हो रहा है, यहां पे तो सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? स्टेट, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड।
या तो फिर लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस का हम लोग अलग नाम देंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो देखेंगे हम लोग। बट ये समझ में आया डेल्टा क्यू इज एमएल, फॉर्मूला कैसे आया। 1 किलो के लिए लेटेंट हीट एल, 2 किलो के लिए 2L, 3 किलो के लिए 3L, m किलो के लिए ml। सो दिस इज द लेटेंट हीट फॉर्मूला, डेल्टा क्यू इज ml। हम लोग का फॉर्मूला कौन सा है, डेल्टा क्यू फॉर मेल्टिंग विच इज फ्यूजन इज मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या होगा, मेल्टिंग होगा, आइस का वाटर या फिर वाटर का आइस, वाटर का आइस होगा तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। अब हम लोग अलग एग्जांपल लेते हैं। 1 किलो मैंने पानी लिया, 1 किलो पानी, लेट अस से 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी। क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी स्टीम रहता है या पानी रहता है, दोनों हो सकता है। पानी को मैं 0 डिग्री सेल्सियस से हीट करते जा रहा है 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, 99 डिग्री सेल्सियस, स्टिल इट इज वाटर इटसेल्फ। और हीट किया, अब 100 डिग्री सेल्सियस होगा बट स्टिल ऑल ऑफ इट इज वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस बट 1 kg क्या है, वाटर। अब 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस का 1 किलो वाटर, मान लो इसमें हम लोग के पास 1 किलो पानी 100 डिग्री सेल्सियस। इफ आई हीट इट, will it become steam instantaneously? No. What will happen is, पहले 1000 grams water है at 100 degree Celsius। फिर क्या होगा, 999 ग्राम वाटर रहेगा, 1 ग्राम स्टीम हो जाएगा और इस स्टीम का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर से वैसा ही 990 ग्राम वाटर होगा, 10 ग्राम स्टीम होगा, स्टिल द टेम्परेचर इज 100। फिर एक टाइम ऐसा आएगा 500 ग्राम वाटर होगा, 500 ग्राम स्टीम होगा, स्टिल द टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। फिर 100 ग्राम वाटर होगा, 900 ग्राम स्टीम होगा, स्टिल द टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। फिर लास्ट में 1 ग्राम वाटर होगा, 999 ग्राम स्टीम रहेगा, स्टिल द टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। फिर 1000 का 1000 ग्राम क्या होगा, स्टीम, 0 ग्राम्स वाटर, स्टिल द टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, लिक्विड से गैस हो गया। तो दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड द प्रोसेस इज इन्वॉल्व इज बॉइलिंग। यहां पे बॉइल हुआ वाटर, तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब वाटर का स्टीम बने या स्टीम का वाटर बने तो दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो फिर से डेल्टा क्यू ऑफ वेपराइजेशन is m into latent heat of vaporization, ये फॉर्मूला है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया, लेटेंट हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। देयर आर 2 kinds of latent heat, one is latent heat of fusion which involves solid to liquid or liquid to solid, and latent heat of vaporization which involves liquid to gas or gas to liquid। तो ऐसा हम लोग का 2 तरह का हीट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेट मी ऐड दिस फॉर्मूला आल्सो इन दिस सेट ऑफ फॉर्मूलास। जो हम लोग फॉर्मूला लिखे उसमें और एक फॉर्मूला ऐड कर देते। अब तक हम लोग ने कौन से फॉर्मूला देखे, 7th फॉर्मूला, डेल्टा क्यू इज ml, mlf, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और दूसरा कौन सा होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो हम लोग ने देखा। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट फॉलोज फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। amount of heat supplied to the gas is used in increasing the internal energy of the gas and extra energy is in the form of work done. Let us think about the various laws of thermodynamics. तो फर्स्ट लॉ तो हम लोग ने देखा, फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू is equal to delta U plus delta W. ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Amount of heat supplied to the gas is used in increasing the internal energy of the gas and extra energy is in the form of work done in moving the piston.
अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन 0 आएगा। देन वी हैव सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा अलग है। इट हैज टू डील विद द एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज ऑलवेज लेस देन 1। एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज ऑलवेज लेस देन 1। ये नया थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं इसका स्टेटमेंट। is always less than unity। यूनिटी मतलब 1। एफिशिएंसी का सिंबल क्या है? ईटा। एफिशिएंसी ईटा इज ऑलवेज लेस देन 1 फॉर एनी इंजन। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। वर्क डन by engine upon heat supplied to engine। अब इसका मतलब क्या है? तो देखो हम लोग का बॉडी भी एक इंजन है। हमारा बॉडी भी क्या है? एक इंजन। तो हम लोग हीट देते हैं उसको। कैसे? खाना खा के। खाना खाया हम लोग ने, खाना खाने से हीट सप्लाई होगा। खाना खाने से हीट सप्लाई होगा बॉडी को हीट मिलेगा। एंड इसीलिए हम लोग वर्क कर पा रहे हैं। मैं इधर काम क्यों कर पा रहा है? क्योंकि मैंने खाना खाया हुआ है। खाना खाएंगे तो हम लोग वर्क कर पाएंगे। तो जितना खाना खाया है उससे जितना हीट मिलेगा, क्या उतना वर्क कर पाएंगे या उससे वर्क कम कर पाएंगे? तो आंसर इज एफिशिएंसी इज लेस देन 1। तो एफिशिएंसी लेस देन 1, therefore W upon Q1 is less than 1, therefore W is less than Q1। जितना हीट हम लोग को फूड देगा, जितना हीट हम लोग को खाना खाने से मिलेगा, उससे हम लोग वर्क थोड़ा कम कर पाएंगे। मान लो 100 जूल एनर्जी मिला, 100 जूल हीट एनर्जी मिला, तो क्या मैं 100 जूल वर्क कर पाएगा? नहीं, उससे कुछ कम होगा। लेट अस से 99 जूल, 99.9 जूल, पर 100 जूल हीट मिलेगा तो 100 जूल वर्क नहीं कर सकते। We cannot have an engine which converts all the heat into work. We cannot have an engine which converts all the heat into work. तो क्या लिखेंगे हम लोग? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या है? एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन इज ऑलवेज लेस देन 1। एंड एफिशिएंसी क्या है? वर्क डन पर यूनिट हीट सप्लाई। देखो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक वड़ा पाव खाया और 1 घंटा लेक्चर ले सकता है। एक वड़ा पाव खाने पे 1 घंटा लेक्चर ले सकता है। मान लो तुमने वड़ा पाव खाया और तुम 2 घंटा काम कर सकते हो। मैं एक वड़ा पाव खा के 1 घंटा काम कर सकता है, तुम एक वड़ा पाव खा के 2 घंटा काम कर सकते हो। तो किसका बॉडी का इंजन ज्यादा एफिशिएंट है? तुम्हारा, क्योंकि तुम 1 घंटा एक वड़ा पाव खा के 2 घंटा काम कर सकते हो। तो यू कैन डू मोर वर्क फॉर गिवन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो गिवन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी के लिए जितना वर्क कर सके, दैट इज एफिशिएंसी। ये देखो एफिशिएंसी क्या है? ज्यादा वर्क कर सकता है उसका एफिशिएंसी ज्यादा है, तो इसलिए एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। और फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ हीट, एक वड़ा पाव खा के कितना वर्क किया? W। किसी ने एक वड़ा पाव करके डबल वर्क किया तो उसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा। तो इसीलिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला बना W upon Q1। एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ हीट, एंड दिस इज ऑलवेज लेस देन 1 फॉर एनी इंजन। तो यही हम लोग का 8th फॉर्मूला। 8th फॉर्मूला क्या है? एफिशिएंसी इज W upon Q1 which is always less than 1. So therefore work done is always less than heat supply. तो ये हम लोग का 8 फॉर्मूले हो गए। हम लोग इसको अलग तरह से भी बोल सकते हैं। अलग तरह से कैसे बोल सकते हैं? इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट अ इंजन, इट इज इम्पॉसिबल टू इन्वेंट अ इंजन और क्रिएट अ इंजन whose sole purpose is to convert all the heat into work done. पूरा हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ इंजन whose sole purpose
is to convert all the heat supplied into work. All the heat supplied work में convert नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ हीट यूजलेस होगा, कुछ हीट वेस्ट होगा. वर्क डन विल ऑलवेज बी लेस देन द हीट सप्लाई. तो ये हम लोग का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फिर हम लोग के पास थर्ड लॉ भी होता है थर्मोडायनेमिक्स का. थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम. एंट्रोपी एक क्वांटिटी आएगा थर्ड लॉ में, विच इज एंट्रोपी. एंट्रोपी एस लिखते हैं हम लोग. एंट्रोपी का सिंबल क्या है? एस. एंट्रोपी का सिंबल क्या है? एस. एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस. एंट्रोपी क्या होगा? इंक्रीजेस. एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या होता है? इंक्रीज. एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या होगा? इंक्रीज. तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग. एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग. मतलब क्या होगा? डिसऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग. डिसऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग. जैसे एग्जांपल के लिए, एक बलून में गैस है. एक बलून में क्या है? गैस. तो बलून क्या चाहता है? बलून में गैस एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है, तो बलून फूटना चाहता है. और डिसऑर्डर क्या बोलेंगे? डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम. क्या बोलेंगे? डिसऑर्डर. डिसऑर्डर बढ़ाना चाहता है बलून या घटाना चाहता है? जैसे बिग बैंग थियरी तुमने पढ़ा है. बिग बैंग थियरी, पहले यूनिवर्स छोटा सा था, फिर ऐसे बैंग जैसा हुआ, बैंग होके पूरा यूनिवर्स एक्सपांड होने लग गया. तो डिसऑर्डर बढ़ रहा है या घट रहा है? तो डिसऑर्डर बढ़ते जा रहा है. तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस. एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग. तो यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसके अलावा हम लोग के पास और एक लॉ है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. कौन सा है? जीरोथ. अब जीरो के लिए यहाँ पे जगह नहीं है. देखो 1 2 3 फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का तो पढ़ लिया हम लोग. उसके अलावा एक हमारे पास है जीरोथ लॉ. क्या बोलेंगे? जीरोथ लॉ. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे देखो, अगर मेरे पास तीन सिस्टम है ए बी सी, अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब ए और बी का टेम्परेचर सेम है. इफ ए सिस्टम ए एंड सिस्टम बी आर इन इक्विलिब्रियम, मैं यहां पे लिख देता है, इफ सिस्टम ए एंड सिस्टम बी, इफ सिस्टम ए is in thermal equilibrium, is in thermal equilibrium. Thermal equilibrium with system B, with system B, and system B is in thermal equilibrium, is in thermal equilibrium with system C, with system C, then system A is in thermal equilibrium with system C, with system C. तो इसका मतलब क्या है हम लोग देखते हैं. तो लेट अस मेक अ डायग्राम. यहां पे एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग. सिस्टम ए, सिस्टम बी, सिस्टम सी. अगर ए और बी इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब टेम्परेचर ऑफ ए एंड टेम्परेचर ऑफ बी आर इक्वल, और बी और सी भी इक्विलिब्रियम में, मतलब टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी. टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बी इज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम सी. ये इक्वेशन 1, थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम ए एंड सिस्टम बी. ये इक्वेशन 2, thermal equilibrium between system B and system C. Then what I can say is system A is also in thermal equilibrium with system C. अगर TA और TB इक्वल है, TB और TC इक्वल है, तो ऑफ कोर्स ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी कैसा होगा? सेम. दैट मींस सिस्टम A and system C are in thermal equilibrium. That means their temperature is same. ये तो ऑब्वियस है. इसी को बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्या बोलते हैं? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ. जीरोथ लॉ नाम क्यों दिया? क्योंकि देखो, एक तरह से दिस लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर.
ये लॉ जो 0th लॉ है, इसमें हम लोग को टेम्परेचर के बारे में पता चला। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। तो एक तरह से ये लॉ हम लोग को टेम्परेचर का डेफिनेशन दे रहा है, बट टेम्परेचर तो हम लोग ने हर जगह पे यूज किया है। देखो, इससे पहले 0th लॉ से पहले टेम्परेचर हम लोग ने इस इक्वेशन में भी यूज किया, यहाँ पे भी यूज किया, यहाँ पे भी यूज किया। तो मेनी टाइम्स वी हैव ऑलरेडी यूज्ड द कांसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर को डिफाइन करने वाला लॉ कौन सा है? 0th लॉ। तो वो तो सबसे पहले आना चाहिए, लेकिन वो डिस्कवर हुआ था लास्ट में। फर्स्ट लॉ डिस्कवर हुआ, सेकंड लॉ डिस्कवर हुआ, थर्ड लॉ डिस्कवर हुआ, फिर वो लोग को याद आया कि टेम्परेचर हमने डिफाइन किया ही नहीं, टेम्परेचर डिफाइन करने वाला लॉ डिफाइन किया ही नहीं। तो बाद में उनको याद आया कि अब इसको फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको अगर फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर डिफाइन किया है। फोर्थ लॉ में डिफाइन किया हुआ क्वांटिटी क्या फर्स्ट लॉ में यूज हो सकता है? नहीं। फोर्थ लॉ में डिफाइन किया हुआ क्वांटिटी क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यूज करेंगे? नहीं। तो इसीलिए इसको फर्स्ट लॉ से भी पहले रखा। फर्स्ट लॉ से भी पहले कौन सा हो सकता है? तो इसीलिए वो लोग ने उसको नाम दिया 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले आएगा, लेकिन डिस्कवर सबसे लास्ट में हुआ था, इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में ये बताया। दिस 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाज डिस्कवर्ड एट द एंड ऑफ 3 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, देन थर्ड लॉ के बाद डिस्कवर हुआ फोर्थ लॉ, जिसको फोर्थ ना बोल के वो लोग ने 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला, because that is defining the concept of temperature. If system A is in thermal equilibrium with system B, that means temperatures of system A and system B are same, and system B is in thermal equilibrium with system C, that means temperature of system B and temperature of system C are same. Then system A is in thermal equilibrium with system C, that means temperature of system A and system C are same. So these are the laws of thermodynamics, and that all we have to remember.